हेलो, थैंक गॉड कनेक्ट हो गया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। म्यूट कर लो। ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कट कॉपी पेस्ट, क्लिपबोर्ड कट कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। गुड। इसके बाद जो उसी ग्रुप में दूसरा है हम लोग का फॉर्मेट सेल। ठीक है, उसी रिबन में दूसरा ग्रुप है हमारा फॉर्मेट सेल। सेल को फॉर्मेट करने के लिए है ये। ठीक है, फॉर्मेटिंग मतलब किसी भी चीज को अपने अनुसार जैसा हम चाहते हैं वैसा उसको रूप देना, वैसा उसको बना देना। ठीक है, तो फॉर्मेटिंग टैब में हमको क्या मिलेगा, एक बार हम देखते हैं। ये हमारा फॉर्मेटिंग टैब, जिसमें हमको मिलेगा फॉन्ट का साइज, फॉन्ट का स्टाइल, ठीक है, फॉन्ट का कलर, ठीक है, बैकग्राउंड कलर। ठीक, इसके अलावा जो मिलेगा, इसके अलावा जो यहाँ पे दिया गया, उसके लिए हमको ये मोर ऑप्शन क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मेट सेल, the most formatting options are found in the home tab. All the options can be found in the format cell window. This contains several tabs to help us format the content of our spreadsheets. This window can be opened by using the more option button at the end of the format, alignment and number group. You can also use the keyboard shortcuts Control 1 to choose format cell from the right click shortcut menu. अगर किसी सेल को फॉर्मेट करना है, किसी सेल को फॉर्मेट करना है, फॉर्मेट करने से क्या मतलब, उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का नेम, है ना, क्या होता है फॉन्ट का नेम? अब फॉन्ट जो हम बोलते हैं न्यू टाइम्स रोमन है, एरियल है, ताहोमा है, ये क्या है? व्हाट इज फॉन्ट? लिखने का तरीका, एग्जैक्टली। ठीक है, फॉन्ट मतलब, हाँ, अगर कंप्यूटर के पास तुम सबका हैंडराइटिंग हो, जितना तुम लोग लिख सकते हो, सब कंप्यूटर के पास हो, तो हम कह सकते हैं कि भाई ऐसा है कि अभी राकेश का हैंडराइटिंग अच्छा नहीं है, विनय का हैंडराइटिंग दिखाओ हमको। ठीक है, तो वो सारा का सारा स्टाइल है लिखने का। कुछ करली भी मिलेगा तुमको, कुछ नॉर्मल मिलेगा, बहुत तरीके का मिलेगा हमको फॉन्ट। ठीक है, तो फॉन्ट तो हो गया। अगर फॉन्ट सिलेक्ट कर लिए तो हमको पता चल गया कि ऐसा लेटर लिखा जाएगा। अब उसके बाद उसकी साइज को बढ़ाना और घटाना, फॉन्ट का साइज क्या होगा, वो बड़ा दिखेगा या छोटा दिखेगा,
इस चीज का डिसीजन कैसे होगा? उसके फॉन्ट का साइज से, ठीक है। फॉन्ट का नाम चेंज कर लिए, फॉन्ट का साइज कर लिए। अब और स्टाइल में, स्टाइल कहने का मतलब बोल्ड होगा, इटैलिक होगा, अंडरलाइन होगा, ठीक है, या सुपर या सब, दोनों स्क्रिप्ट हो सकता है, या फिर एक स्ट्राइक भी हो सकता है। यहां तक हो गया बात। एक सवाल ये सब तुम लोग जानते हो, ठीक है। अभी एक चीज बताओ, क्या एक बार में एक से ज्यादा स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं? कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल। अगर मान लो हमको साइज बड़ा भी, सॉरी, अंडरलाइन भी चाहिए और हमको बोल्ड भी चाहिए, तो बोल्ड अंडरलाइन साथ में करेंगे ना, ऑब्वियसली, ठीक है। एक से ज्यादा स्टाइल, तुम लोग से ज्यादा स्टाइल नहीं करते हो, टैटू बनवा लेते हो और बाल में जेल वेल लगा के स्पाइक्स बना लेते हो, है ना। एक से ज्यादा स्टाइल तो तुम भी करते हो, एक्सेल पीछे क्यों रहेगा, ठीक है। तो आओ हम लोग थोड़ा करके देखें। यहाँ पे हम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, इसमें हमको फॉन्ट देना होगा, तो क्लिक करेंगे तो यहाँ से सारा फॉन्ट जो इंस्टॉल्ड फॉन्ट है वो हमको दिखेगा, ठीक है। इसमें से कोई फॉन्ट हम सिलेक्ट कर लेंगे। मान लो हम लिखे ताहोमा, ठीक है, ये हम सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से साइज मिल जाएगा हमको, ठीक है। यहाँ से बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, यहाँ पे ड्रॉप डाउन है, यहाँ देखिए अंडरलाइन और डबल अंडरलाइन मिलेगा हमको। अंडरलाइन तो कर दिए, डबल अंडरलाइन करेंगे तो 2 लाइन से अंडरलाइन हो जाएगा, क्लियर है। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम बात करें ये दो का, फॉन्ट कलर और फिल कलर, ये क्या है मेरा? फॉन्ट कलर मतलब लेटर का कलर, है ना। यहाँ देखो रेड दिख रहा है, यहाँ पे मतलब रेड एक्टिव किया हुआ है, सिलेक्टेड कलर है, तो यहाँ क्लिक करेंगे तो ये रेड हो जाएगा। अगर कोई और कलर होना होगा तो हमको कलर सेलेक्ट करना पड़ेगा कलर पैलेट से, और वो उसके लिए करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके ठीक बगल में जो ड्रॉप डाउन है उसको क्लिक करना पड़ेगा, और यहाँ पे कुछ कलर्स दिखेंगे आपको, ठीक है। और कलर जैसे ओवर माउस का पॉइंटर ओवर कीजिएगा तो हमको कलर दिखेगा वैसा, ओके। मान लीजिए जितना कलर है इस पे कोई कलर नहीं दिख रहा है, तो और कलर हम कहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं? मोर कलर से। जब मोर कलर खोलेंगे तो यहाँ पे 2 टैब आएगा, स्टैंडर्ड और कस्टम, ओके। स्टैंडर्ड कस्टम है, स्टैंडर्ड में इतना सारा कलर है, नंबर ऑफ कलर बढ़ गया, ठीक है। यहाँ से जो कलर आप सिलेक्ट करना चाहें वो सिलेक्ट करके आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहां तक तो है स्टैंडर्ड कलर, इसके बाद कस्टम कलर, जहां पे हम कलर बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? देखो 2 तरीका है। एक तो तरीका है कि सारा शेड दिया गया हमको, सारा शेड दिया गया है, उस शेड में से जो शेड तुमको चाहिए, पिंक वाला चाहिए तो वो सिलेक्ट कर लो, रेड चाहिए, ब्लू चाहिए, ग्रीन चाहिए या सी ग्रीन चाहिए, जो भी करना है, जो भी तुम शेड सिलेक्ट करोगे उस शेड में जो अप एंड डाउन शेड होगा यहां से मिलेगा हमको, ठीक है। ये हम करेंगे और ओके करेंगे, वो मिल जाएगा हमको। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताएं कि जितना कलर है वो सारा का सारा, ऑलमोस्ट, मतलब बहुत सारा कलर नहीं बोलेंगे, मिलियंस ऑफ कलर जो बात करते हैं वैसा नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द कलर आर मेड विथ ओनली RGB, ठीक है। रेड, ग्रीन एंड ब्लू, इस कलर के अलग अलग क्वांटिटी को अगर हम मिलाएं तो बहुत सारा कलर हम बना सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब हम पिक्सल का बात करते हैं, कलर का बात करते हैं, जो स्क्रीन पे हमारा जो फोटो आ रहा होता है उस पे अगर उस पिक्सल के कलर की बात करते हैं तो उसपे हम बात करते हैं 8 बिट, ठीक है। 8 बिट नहीं समझ में आया तो बोलना, दोबारा समझाएंगे। बिट बाइट समझ में आता है ना, ठीक है। बिट मतलब
0 या 1 एक है ना। बाइट्स को वर्ड बोलो, और वर्ड कैसे बनता है? अल्फाबेट से। वर्ड अल्फाबेट से बनता है, तो अल्फाबेट हो गया तुम्हारा बिट, है ना। 8 बिट बनाए तो एक वर्ड बना, जिसको बोल रहे हैं कि क्या है? बाइट है। ओके, तो 8 बिट में हम कितना कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं? उसका निकालने का तरीका है, फॉर बाइनरी बेस 2 है, तो 2 टू द पावर 8 है ना, 2 टू द पावर 8, 8 बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। और हमको बाइनरी रखना है, और बाइनरी को हम लोग बोलते हैं, उसका बेस होता है 2। 2 कहने का मतलब ये कि जितना डिजिट यूज होगा, इस 2 के नीचे वाला यूज होगा, मतलब 0 1। हम लोग कौन सा नंबर यूज करते हैं? डेसिमल यूज करते हैं। डेसिमल मतलब 10, तो जो यूज करेंगे 0 to 9 है, जो बेस है उसके नीचे वाला नंबर यूज करना है। तो बेस बाइनरी में हम लोग 0 1 यूज करते हैं, तो इसको बोलते हैं बेस 2। तो बेस का ऊपर में नंबर ऑफ ब्लॉक्स, नंबर ऑफ स्थान, नंबर ऑफ प्लेस को अगर रख दो, तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन निकल जाता है। तो 2 टू द पावर 8 करोगे तो आएगा 256, है ना। 256, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128 और दूनी 256। तो 256 का मतलब हो गया 256 अलग अलग वैरायटी का डेटा। पहला डेटा क्या होगा? हम 256 जब होता है तो हम स्टार्ट करते हैं 0 से, स्टार्ट करते हैं 0 से। तो 0 से स्टार्ट करोगे तो मेरा लास्ट वाला 255 में खत्म हो जाएगा, है ना। 1 से 256, तो 0 से 255, ठीक है। तो ये 0 से 255 मेरा वैल्यू है, रेड का, ग्रीन का, ब्लू का। 8 बिट में है, तो 8 बिट में इतना ही वैल्यू रख सकते हैं। पहला वाला क्या होगा? 8 0 0। उसके बाद वाला होगा 1, मतलब 7 0 और लास्ट वाला 1, ठीक है। इस तरह से वैल्यू बढ़ता जाएगा। तो टोटल मेरे पास 254 रेड के लिए, 256 रेड के लिए, 256 ग्रीन के लिए, 256 ब्लू के लिए। इतना डेटा है मेरे पास, इतना कलर है। अगर मान लो हम रेड को फ्रीज कर दे, रेड को 0 कर दे, ठीक है, और ग्रीन को भी 0 कर दे, और ब्लू को रखे 1, तो एक कलर बनेगा। अब ब्लू को बढ़ाते हैं 2 3 4 5, तो 256 कलर बना लिए ना। अब हम क्या करते हैं? ग्रीन को 1 कर देते हैं, ग्रीन 0 था, ग्रीन को 1 कर दिए, फिर हम ब्लू को 0 से 56 लेके जाएंगे, तो बनेगा फिर 256 कलर। ऐसा अगर 256 गुने 256 गुने 256 कर दो, तो जितना कलर बनेगा उतना कलर हम बना सकते हैं आरजीबी यूज करके। समझ में आ रही है मेरी बात? यहाँ पे अगर आपको किसी कलर का आरजीबी वैल्यू पता है, तो आपको दिमाग खराब करने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्टली आरजीबी कलर यहाँ भरेंगे, वो कलर बन जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो हम रेड में हम लिख देते हैं पूरा 255, ठीक है, और बाकी समय लिख देते हैं 0 0, तो कौन सा कलर बनेगा? मतलब ग्रीन को और ब्लू को खत्म कर दिए, खाली रेड रहा, तो रेड बनेगा ना, बनेगा। और रेड में अगर ब्लू मिला देंगे तो क्या बनेगा? मान लो 100, इतना ब्लू मिला दिए, ये वाला कलर बना, ये वाला। अगर मान लो हम इसमें कुछ और मिला दें ब्लू, तो ये पर्पल जैसा बनते जा रहा है, ठीक है। यहाँ ये बात समझ में आ गई? तो कलर का आप पूरा का पूरा यूज कर सकते हैं इस तरह से। पेंट में कौन कौन काम किया है? पेंट ब्रश या पेंट जो करते हैं हम लोग, उसमें जब फोटो सेव करते हैं तो एक फॉर्मेट आता है बीएमपी, बीट मैप पिक्चर। उसके बाद ब्रैकेट में लिखा आता है 24 बिट, ठीक है। वो 24 बिट यही है, 8 8 8 जोड़ो 24 आया। तो बीएमपी पिक्चर हमारा साइज बड़ा होता है, बीएमपी पिक्चर का साइज बहुत बड़ा होता है, बिटमैप पिक्चर, और वो यही फॉर्मेट यूज करता है आरजीबी, ठीक है। ओके, अब ये बताओ, तीनों को 0 कर दे तो क्या होगा, और तीनों को 255 कर दे तो क्या होगा? तीनों को 0 कर दे तो व्हाइट हो जाएगा, बहुत अच्छा। 255 कर देंगे तीनों को तो ब्लैक। जवाब तुम्हारा सही है, लेकिन फ्लिप कर दो जवाब को, 0 कर दोगे तो ब्लैक, और 255 कर देंगे तो व्हाइट, ठीक है। 0 का मतलब क्या है? 0 अगर रेड में 0 दे रहे हैं, तो 0 मतलब
जीरो, मतलब नो रेड, नो ब्लू, नो ग्रीन, मतलब नो कलर। वही ब्लैक कलर है। ब्लैक कोई रंग नहीं है, समझ लो। ब्लैक इज नॉट अ कलर, ब्लैक इज एब्सेंस ऑफ कलर। ठीक है, ब्लैक इज एब्सेंस ऑफ ऑल कलर। और व्हाइट क्या है? प्रेजेंस ऑफ ऑल कलर। यस, तो 255 255 255 मतलब व्हाइट। क्लियर? अब किसका किसका फेवरेट कलर है ब्लैक, ये बताओ। फेवरेट भी वैसा कलर को बनाया है जो कि कलर है ही नहीं है। हम सिर्फ ब्लैक पूछे थे और कुछ अपना अपना फेवरेट कलर मत बताना चलो तो। ठीक है, ओके। अच्छा, ओके, वापस आओ। यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे जो बैकग्राउंड है मेरा सेल का, वो तो व्हाइट है। सेल का जो बैकग्राउंड है वो तो व्हाइट है। इसको यहाँ पे देखो, एक लग रहा है ना जग जैसा, उसमें कलर उड़ेला 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 जा रहा हो। ठीक है, करना क्या है तुमको, इस सेल में जो कलर उड़ेलना चाहते हो यहां से सिलेक्ट कर लो। बाय डिफॉल्ट यहाँ येलो सिलेक्ट किया हुआ है, इसको जाके इसमें उड़ेल दो। ठीक है, यहाँ कुछ भी कर सकते हो, घर में करोगे तो डांट सुनोगे, है ना। कहीं भी कुछ उड़ेल दोगे तो डांट सुनोगे। यहाँ आराम से जो कलर उड़ेलना उड़ेल लो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कलर का फॉर्मेटिंग। ठीक है, अच्छा, इसके ऊपर भी देखो, ये बड़ा वाला ए और छोटा वाला ये क्या है? यस, हमको अगर नहीं पता है कि हमको कितना बड़ा फॉन्ट अच्छा लगेगा, अगर पता है कि हमको पहले से अगर निर्देश दिया गया कि आपका जो भी बनेगा वो 12 नंबर फॉन्ट पे बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम 12 नंबर बनाएंगे। अगर मान लो कुछ डेकोरेटिव काम कर रहे हैं, हेडिंग डाल रहे हैं शॉप का, उसके नीचे उसका एड्रेस लिख रहे हैं, सब कुछ लिख रहे हैं, और हमको आइडिया नहीं है कि किस फॉन्ट साइज में अच्छा लगेगा, तो क्या करेंगे, सेलेक्ट करके इंक्रीज फॉन्ट करता रहेंगे और हमको फॉन्ट इंक्रीज होता रहेगा। और जहां लगेगा नहीं ठीक है तो ठीक है, नहीं तो छोटा है। टॉगल की दिया गया है, दो अलग टॉगल नहीं, दो अलग अलग की इंक्रीज और डिक्रीज फॉन्ट के लिए दे दिया गया है। ठीक है, जो बहुत ज्यादा एक्सपर्टाइज नहीं है उनके लिए, ताकि वो एक एक डेग बढ़ के देख लें कि कहाँ जा रहे हैं। यहां तक तो बात हो गया। यहाँ के बाद ये वाला तो फ्रेम के लिए था। अब प्रॉब्लम ये है कि हम जितना सेल बॉर्डर तुमको दिख रहा है, ये सारा का सारा प्रिंटेबल नहीं है। तो हमको प्रिंट करने के लिए बॉर्डर चाहिए, और बॉर्डर कितने तरह का हो सकता है। देखो, ये बॉटम बॉर्डर मतलब कि जितना एरिया तुम सिलेक्ट करोगे उस सिलेक्शन के बॉटम में सिर्फ बॉर्डर बनेगा। ठीक है, टॉप बॉर्डर मतलब उस एरिया के सिर्फ टॉप पे बनेगा। ऐसा करते करते राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर, तो बॉर्डर है ही नहीं है ना। यहाँ पे है ऑल बॉर्डर। अगर मान लो तुम पूरा का पूरा इतना हम सिलेक्ट कर ले और यहाँ पे आके हम ऑल बॉर्डर क्लिक कर दें, ऑल बॉर्डर मतलब सेल का जो तुमको ऑफ वाइट का जो पार्टीशन दिख रहा है ऑल बॉर्डर, तो इस सारा का सारा बॉर्डर बन जाएगा। और ये बॉर्डर हमारा प्रिंटेबल है, प्रिंट करेंगे तो ये बॉर्डर टेक्स्ट के साथ प्रिंट होगा। ठीक है, अच्छा, एक बड़ा कॉमन सेंस वाला सवाल है कि अगर हम किसी टेक्स्ट को लिखते हैं और उसका फॉन्ट बढ़ाते हैं, एक तरीका है फॉन्ट बढ़ा देना, दूसरा तरीका है हम यहाँ से उसका जूम साइज बढ़ा दें, जूम इन करके बढ़ा दें। दोनों में तो बड़ा दिखेगा ना, दोनों में वो टेक्स्ट बड़ा दिखेगा। तो दोनों के बड़ा दिखने में क्या अंतर है? एक ही बात है, अलग अलग है? एक बार में कोई एक बोलो ना, अगर वो बोल रहा है तुम क्या बोल रहे हो, या वो बोल रहा है तो वो मत बोलो, एक बार में एक बोलो ताकि हम सुन पाए। क्या होता है, बड़ा होता है? ये सर, ये जो कॉलम है, कॉलम ही बड़ा होता है। सर अगर वहां से करेंगे तो केवल जो हम लोग लिखे हुए हैं यही चीज बड़ा होगा, अगर जूमिंग से करेंगे तो पूरा पेज का साइज बड़ा होगा, लेकिन टेक्स्ट भी तो बड़ा होगा।
हाँ तो फॉन्ट छोटा करेंगे तो वही छोटा हो जाएगा। देखो क्या बात, दोनों में अंतर क्या बताते हैं तुमको। तुम लोग कभी वो देखे हो, लेंस देखे हो? लेंस से हम कुछ देखते हैं तो बड़ा दिखता है ना, बड़ा दिखता है। और मान लो मोबाइल से फोटो खींच रहे हैं हम लोग, और फोटो देख के ऐसे स्टैंड करते हैं तो बड़ा हो जाता है। तो क्या वो सच में उधर वाला आदमी बड़ा हो गया है? उधर से तुमको देखेंगे मोबाइल में, ऐसे कर देंगे तो उधर खाली तो नहीं हो जाओगे तुम, यहाँ तुम बड़ा हो जाओगे, लेकिन उस साइड तो ऐसे ही रहोगे। ठीक है, जूम का काम यही है। जूम मतलब जो कैमरा में जूम होता है वही है, मतलब वही है, मतलब वो आभासी, मतलब वो तुमको हाइपोथेटिकली वो दिखाता है कि वो बड़ा हो गया। हाइपोथेटिकल मत बोलो, बोलो कि इल्यूजन, वो बड़ा होने का इल्यूजन प्रोवाइड करता है हमको। लेकिन अगर हम फॉन्ट का साइज बड़ा करते हैं तो वो फॉन्ट वो सच में बड़ा हो जाता है। ठीक है, दो सिंपल समझने के लिए ऐसा समझो कि अगर दो डॉक्यूमेंट है मेरे पास, एक में फॉन्ट साइज बड़ा लिखे हैं, एक में छोटा लिखे हैं लेकिन जूम कर दिए हैं, दोनों को प्रिंट आउट निकालोगे तो जूम वाला छोटा ही प्रिंट होगा, जूम वाला छोटा ही प्रिंट रहेगा, और फॉन्ट साइज जिसका बड़ा है वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तुम लोग तो समझदार हो। ठीक है, इसके अलावा अगर कुछ करना हो फॉन्टिंग में, फॉर्मेटिंग में, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, ये मोर ऑप्शन है ना। इसको क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा ओपन ऐसे हो जाएगा मेरे पास। ये वाला था, ये वाला था, ये वाला भी था, ये वाला हमारे पास इतना नहीं था, अंडरलाइन और डबल अंडरलाइन था। यहाँ पे देखो सिंगल डबल, सिंगल अकाउंटिंग, डबल अकाउंटिंग, इतना सारा मिल रहा है। यहाँ पे कलर तो था, नॉर्मल फॉन्ट, और यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट, ये तीन भी वहां नहीं था। रिबन पे ये सारा आइटम नहीं था। ठीक है, तो जो रिबन पे नहीं था उसके लिए मोर ऑप्शन। मोर ऑप्शन कैसे? उस ग्रुप के राइट लोअर कॉर्नर पे जो एरो है उसको क्लिक करना है, राइट लोअर कॉर्नर पे जो एरो है उसको क्लिक करना है। अब ये बताओ कि स्ट्राइक थ्रू तो समझ में आता है कि हम पेन से जब लिखते हैं कुछ गलती होता है तो सीधे काट देते हैं, वैसे स्ट्राइक थ्रू कर देते हैं। ठीक है, जैसे ये टेक्स्ट है, अगर हम स्ट्राइक थ्रू करें, देखो यहाँ पे प्रीव्यू दिखाएगा, स्ट्राइक थ्रू करें तो ये हमारा स्ट्राइक थ्रू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो डबल है, ये डबल अंडरलाइन लग रहा है, इसको नन कर देते हैं। ठीक है, तो अब स्ट्राइक थ्रू समझ में आ रहा है, स्ट्राइक थ्रू है। और ये दोनों क्या है, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। बिल्कुल। अच्छा, अब हम लोग को ये एमएस वर्ड में भी है और यहाँ भी है, इक्वेशन लिखना है। तो हम लोग जो जैसे मान लो लॉग है, लॉग बेस 2 10 लिखना है हमको, तो 2 कहाँ लिखते हैं हम लोग? थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, लिखते हैं ना। स्क्वायर थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, x⁻² लिखना है तो थोड़ा ऊपर लिखते हैं। तो कैरेक्टर को थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे ऐसा लिखना हो तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। यहाँ पे जो देख रहे हो हम लोग, सिंगल मतलब अंडरलाइन सिंगल लाइन से, ये डबल लाइन से, सिंगल अकाउंटिंग डबल अकाउंटिंग में थोड़ा सा अंडरलाइन डिस्टेंस थोड़ा बढ़ जाता है, कैरेक्टर के साथ एकदम सटा नहीं रहेगा, थोड़ा सा डिस्टेंस मेरा बढ़ जाएगा, यही है। ओके, क्लियर है? जैसे देखो ये हम लोग यहाँ पे, हाँ क्या बोले? अच्छा एक मिनट देखो, यहाँ पे हम उसका हटा दिए। अब यहाँ पे आ जाओ, सिंगल, ऐसा देखो यहाँ पे देखो प्रीव्यू दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद हो गया ये डबल, सिंगल और डबल, लाइन और कैरेक्टर के बीच का स्पेस देखो। ठीक है, और हम यहाँ पे जैसे ही करते हैं सिंगल अकाउंटिंग, वो डिस्टेंस बढ़ जाता है, वो डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ गया है ना, बस। हाँ थोड़ा सा अंदर हो गया। तो अकाउंटिंग करने वाला डेबिट क्रेडिट और ये सब जो हम काम करेंगे उसमें जो अंडरलाइन करेंगे वो इसी तरीके का होगा। ठीक है, नॉर्मली हम लोग जो अंडरलाइन करते हैं नॉन अकाउंटिंग वाला अंडरलाइन करेंगे। ठीक है,
अच्छा, इसमें मान लो हमको लिखना है x2 और x⁻²। तो मान लो इसको सेलेक्ट किए और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आए, यहाँ आने के बाद हम लोग सुपर स्क्रिप्ट कर दिए, ओके कर दिए, तो मेरा ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, और इसी को अगर सुपर सब स्क्रिप्ट कर देते हो तो ये जैसे H2O लिखना है ना, H2O क्या होता है H2O? हाँ, तो H2O लिखना है तो H2 को सब स्क्रिप्ट कर देंगे तो मेरा वो 2 नीचे चला जाएगा। क्लियर है? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। गुड। यही सब यहाँ पे लिखा गया है। फॉन्ट टैब, फॉन्ट आएगा, फॉन्ट का साइज आएगा, इंक्रीज फॉन्ट, डिक्रीज फॉन्ट, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बॉर्डर देख लिए हम लोग, फिल कलर, फॉन्ट कलर, ये सारा का सारा हम लोग का फॉर्मेटिंग है। कर लिए? इसके बाद है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट मतलब क्या? साइलेंट, अरे म्यूट कर लो तुम लोग, कौन हो? अलाइनमेंट कहने का मतलब क्या होता है ना, किसी चीज को सीधा करना। ठीक है, मान लो तुम देखोगे कारपेंटर लोग लेके साहुल लेके आते हैं उसको अलाइन करने के लिए। ये आजकल बड़ा चला हुआ है वो। हाँ वो तो है, जो पुराना जमाना में यूज होता था अभी भी यूज होता है। और आजकल लेजर अलाइनमेंट टूल आ गया है। लेजर अलाइनमेंट टूल आ गया है, जहां पे अलाइन करना है वहां लेजर वाला फिक्स कर दो, वो अलाइन कर देगा पूरा लेजर। ठीक है, कुछ फ्लोरिंग का काम होता है तो उसमें अलाइन करने के लिए वो वाटर लेवलिंग वाला पाइप आता है ना। अलाइनमेंट का मतलब ये होता है। तो यहाँ पे क्या अलाइनमेंट करेंगे? यहाँ पे तो मेरे पास टेक्स्ट है, सेल के अंदर लिखा हुआ कोई वैल्यू है, टेक्स्ट। फार्मूला से मतलब नहीं है, फार्मूला लिखेंगे तो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा तो वही तो वैल्यू है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि किसी सेल के अंदर जो वैल्यू लिखा गया है उसको सीधा करना है, अलाइन करना है। कितने तरह से कर सकते हैं? एमएस वर्ड में हम लोग लेफ्ट अलाइन करते थे, मतलब लेफ्ट बॉर्डर से अलाइन, राइट बॉर्डर से अलाइन एकदम, या तो ठीक मिडल में, सेंटर में। और तीसरा था जस्टिफाई। जस्टिफाई, जस्टिफाई यहाँ भी होता है, बताएंगे उसको। अभी हम लोग समझते हैं कि कितने तरह का अलाइनमेंट होगा, क्योंकि हम लोग एक सेल की बात कर रहे हैं, सेल के अंदर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे साइड वाला दीवार हो गया, दो साइड का दीवार हो गया, एक टॉप का सीलिंग और फ्लोर भी हो गया। ठीक है, तो हम लोग का अलाइनमेंट भी दो तरह का हो जाएगा। कौन सा दो तरह का अलाइनमेंट? एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल अलाइनमेंट। क्लियर है? तो अगर मान लो ये सेल है, एकदम ऐसा ही सेल है, अगर हम इस दीवार के इस एज के नजदीक है तो हम बोलेंगे लेफ्ट अलाइन है, उस एज के नजदीक चले जाएंगे तो हम बोलेंगे राइट अलाइन है, एकदम सेंटर में रहेंगे तो बोलेंगे कि हम लोग सेंटर हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग सेंटर तो हैं। ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। अब वर्टिकल अलाइनमेंट की बात करो, हम लोग बॉटम में हैं, हम एकदम ऐसे उस पर सट जाए तो क्या बोलेंगे? टॉप अलाइनमेंट में है। ठीक है, और मिडिल में एकदम हवा में लटकते रहे तो कहेंगे कि हम लोग मिडिल अलाइनमेंट में है। वैसा करेंगे तो तुम तो भाग जाओगे क्लास छोड़ के भी नहीं। अभी हवा में लटक जाए मिडिल अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट हम हो जाए मेरा अभी, तो तुम लोग क्या करोगे? ओके, समझ में आई बात? तो हम लोग एक बार करके देखते हैं, फिर हम लोग आएंगे स्लाइड पे। ठीक है, कुछ पूछे क्या? हेलो वर्ल्ड, इतना बड़ा सेल है। ठीक है, सेल का साइज बढ़ा दिए,
हम लोग सेल का साइज कैसे बढ़ाते हैं, क्यों बढ़ाते हैं, कब बढ़ाते हैं, ये सब देखेंगे बाद में। अभी समझे कि इतना बड़ा सेल है, इतना सफिशिएंट साइज का तो हो ना कि अलाइनमेंट पता चले, है ना। पता चला कैसे बैठा हुआ है तो लेफ्ट ऐसे किया लेफ्ट, ऐसे किया राइट, तो पता ही नहीं चलेगा तुमको, इसलिए थोड़ा सा बड़ा कर दिए। यहाँ पे ये तो देख रहे हो अलाइनमेंट, अलाइनमेंट ग्रुप है, ये अलाइनमेंट है। ये 3 तरह का ऊपर में, 3 तरह का नीचे में। अभी हम नीचे वाले की बात करते हैं, है ना, हॉरिजॉन्टल का। ये लेफ्ट अलाइन है, देखिए देखो सारा का सारा लाइन बाएं तरफ अलाइन किया गया है, ठीक है। और ये वाला सेंटर है, सेंटर क्लिक करेंगे तो ये सेंटर लाइन हो जाएगा। राइट क्लिक करेंगे, सॉरी राइट अलाइन करेंगे तो ये राइट अलाइनमेंट हो जाएगा, दिक्कत नहीं। अब वर्टिकल अलाइनमेंट, इसको क्लिक करेंगे, इसको करेंगे तो ये टॉप, ये मिडिल और ये पहले जैसा था, ठीक है। एकदम सेंटर करना है, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी, कैसे होगा, ठीक है। ये 2 तरह का अलाइनमेंट हमारा हुआ। ओके, टॉप अलाइन, मिडिल और बॉटम, ठीक है। यहाँ पे देखो टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, सेंटर और राइट, ये 2 तरह का अलाइनमेंट हम लोग ने देखा, ठीक है। इसके बाद ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन कहने का मतलब क्या, कि वो टेक्स्ट कैसा दिखेगा, ठीक है, कितने एंगल पर दिखेगा। नॉर्मली हम लोग जो लिखते हैं लेफ्ट टू राइट लिखते हैं ऐसा स्ट्रेट, ठीक है। उसको किसी एंगल पे उसको कर्व करना है या एकदम हॉरिजॉन्टल कर देना है, ऐसा कुछ भी काम करना है तो उसके लिए मेरा ओरिएंटेशन काम आता है। ओरिएंटेशन काम आता है। ओरिएंटेशन कहाँ पे है, देखो ये वाला जो है ए बी अगर एक एंगल में दिखा रहे हैं, यही मेरा ओरिएंटेशन है। क्लिक करो तो इतना तरह का ओरिएंटेशन मेरे पास आएगा। एंगल काउंटर वाइज, काउंटर क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक के डायरेक्शन को उल्टा, है ना। इसको अगर हम ऐसा करें तो ये मेरा मतलब पहले 9 बज रहा था, 3 बज रहा था, अब 1 बज गया, मतलब काउंटर क्लॉकवाइज हो गया। इसको ऐसे क्लिक करते हैं और वर्टिकल टेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है। इस तरह का कोई भी हम ओरिएंटेशन कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? ओके, ओरिएंटेशन हो गया। रैप टेक्स्ट, ये क्या है? सर कोई भी टेक्स्ट लिखे, मान लीजिए कि सर उसके नीचे हमको डाउन करना है तो आप से हम उसको नीचे डाउन कर सकते हैं। कभी कहीं जाओगे डॉक्टर के यहाँ या स्टेशन पे, तो अपना सामान जो हम लोग रखते हैं वो नीचे नहीं रखना चाहते हैं, तो हम लोग जहाँ बैठेंगे बगल में सामान रख देंगे। बगल वाला आदमी आएगा, बोले किसका सामान है जी, हटाइए हम बैठेंगे, तो हमको वापस उसको उसका गोद में रखना पड़ता है। यहाँ भी वही बात हो रहा है। यहाँ पे अगर मान लो किसी सेल में कुछ लिखते हैं, किसी सेल में अगर कुछ लिखना हो और अगर वो उस सेल के विड्थ से बड़ा हो, ठीक है। तो अच्छा अब ये बताओ, इतना वाला है H5 और इतना वाला I5 है, एड्रेस क्या है सबका? हाँ, तो अब मान लो I5 में कुछ लिखना होगा तो हमको कैसे लिखना पड़ेगा? ऐसे लिखना पड़ेगा, डबल क्लिक किए, डबल क्लिक में लिख दिए 40,000, एक फिगर लिख दिए, ठीक है। जब तक खाली था तब तक तो तुम बैग रखे थे, कोई दिक्कत नहीं था। अब आदमी आ गया बैठने के लिए तो तुम्हारा बैग उतार के फेंक दिया, ठीक है, उतार के नीचे कर दिया। अब हमको वो बैग अपने पास रखना है, गोद में रखना है। तो वैसे करने के लिए इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और इसको रैप टेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे देखो रैप टेक्स्ट है, रैप टेक्स्ट करोगे तो वो बैग जो उतार दिया था नीचे वो वापस तुम्हारे पास, तुम्हारे गोद में आ गया।
ठीक है। तो रैप टेक्स्ट मतलब अगर तुम्हारा टेक्स्ट का विड्थ सेल के विड्थ से ज्यादा है और उसका स्पैन दूसरे सेल में जा रहा है, तो हम अगर रैप टेक्स्ट करेंगे तो वहां से वो टर्नकेट होके नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। क्लियर है? रैप टेक्स्ट हो गया, ये सारा का सारा देख लिए हम लोग। डिक्रीज इंडेंट एंड इंक्रीज इंडेंट। इंडेंट कहने का मतलब ये होता है कि सेल के लेफ्ट एज से तुम्हारा टेक्स्ट कितनी दूर है, ठीक है, वो दूरी हम बढ़ाना या घटाना चाहते हैं। यहाँ पे इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि बेंच पर से हटा देना, घसकने उसकने में इसको आराम रहेगा। अब देखो ये एज है और एज के बाद अगर मान लो, अच्छा एज को और कलर कर देते हैं ताकि तुमको और समझ में आए। ये हमारा एज है और एज से एज की दूरी कितनी है दिख रहा है। तो हम चाहते हैं इंडेंट को बढ़ाना। अच्छा कौन कौन था इसमें पाइथन वाले में वर्कशॉप में? तो हम लोग उसमें इंडेंट यूज करते थे, प्रोग्रामिंग में करते थे। क्या करते थे? जैसे फंक्शन को हम डिफाइन किया है तो वो स्टेटमेंट उस फंक्शन के अंदर होता है, उसके लिए इंडेंट में कैसे करते थे, क्या करते थे इंडेंट? हम राइट जो बॉर्डर है उससे थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा देते थे, टैब या स्पेस लेके हम इंडेंट बढ़ाते हैं। यहाँ भी वही काम करना है। यहाँ हम स्पेस बार से टैब यूज करके नहीं कर सकते। यहाँ के लिए को दिया गया है यहाँ पे कि हम कैसे बढ़ा सकते हैं हम इंडेंट, ठीक है। यहाँ पे ये दो जो की देख रहे हो, ये दो आइकन देख रहे हो, हमारा इंडेंट बढ़ाने के लिए, ये बढ़ाने के लिए और ये घटाने के लिए। तो जैसे क्लिक करोगे ये क्या करेगा कि बॉर्डर के और टेक्स्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा इंक्रीज कर देगा, वो थोड़ा इंक्रीज कर देगा। आपको ये मत कहना कि सर हम बिना अलाइनमेंट यूज किए हुए हम बीच में ला सकते हैं, जैसे ये बोलेगा सर एक कैसे बिना अलाइनमेंट बीच में कैसे आ गया सर, है ना। तो ठीक है, अलाइनमेंट उसका अभी भी हमारा लेफ्ट ही है, देखो ऊपर में, लेकिन हम इंडेंट बढ़ा के उसको सेंटर में घसका के ला सकते हैं। और ये डिक्रीज इंडेंट है। ओके फाइन। मर्ज एंड सेंटर, ये क्या है जी? तो 4-5 कॉलम को मर्ज करने के लिए सर, उसको सेंटर में करने के लिए। हाँ अब देखो जैसे मान लो कुछ हम लोग बना रहे हैं, यहाँ पे कुछ दुकान का आइटम लिस्ट बना रहे हैं, ठीक है, और ऊपर में हमको हेडिंग देना है, ऊपर में कुछ हेडिंग देना है। और हमको हेडिंग कैसा देना है, जैसे मान लो लिखते हैं कोई दुकान का नाम बताओ, कीजिए, कोई बिजनेस हो तो अपना नाम बताओ बिजनेस का। अच्छा शुभम ढाबा। क्या चुप क्यों हंस रहे हो यार, बताने दो। हाँ ओयो लिखते हैं शुभम इंटरप्राइजेज। अच्छा अब हमको क्या चाहिए कि ये थोड़ा बड़ा हो, यहां तक हो, तो क्या करना पड़ेगा? तो हमको ये देखो, ये 2 सेल में चला गया, ये 2 सेल में चला गया, और हम मेरा जो प्रोडक्ट लिस्ट होगा वो इतना बड़ा होगा, ठीक है। इतना बड़ा होगा तो हमको इसके सेंटर में चाहिए हुआ था, बड़ा भी चाहिए होगा, तो हमको चाहिए बड़ा सा सेल, बड़ा सा सेल। और प्रॉब्लम ये है कि अगर हम इस सेल को बड़ा करेंगे तो पूरा का पूरा रो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सबसे अच्छा तरीका है कि ये पूरा एरिया को हम मर्ज कर देते हैं एक में। मर्ज करने मतलब सबको मिला के एक बना देना, सबको मिला के एक बना देना। जूस पीते हो ना ठेला पर,
तो 5-6 को संतरा काटता है, 1 गिलास से भर देता है। वही काम लोग करना है, सारे के सारे सेल को मर्ज कर देना है। ठीक है, मर्ज एंड सेंटर, तो एक साथ दोनों काम हो गया, मर्ज भी हो गया और ये सेंटराइज भी हो गया, ये अलाइनमेंट सेंटर हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक बात ये है कि अगर 2 सेल को मर्ज कर रहे हैं, जैसे देखो मान लिखते हैं यहाँ पे शुभम, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं इंटरप्राइजेज। अगर इस दोनों सेल को सिलेक्ट करके मर्ज करेंगे तो क्या होगा? एक साथ हो जाए। एक साथ तो होगा ही, एक साथ तो नो डाउट एक साथ होगा। एक इसमें कुछ पॉइंट्स है याद रखने वाला कि अगर किसी दो सेल को अगर आप मर्ज कर रहे हैं तो एक तो होगा ही नो डाउट। तो मर्ज सेल जो होगा उसका एड्रेस क्या होगा? यहाँ शुभम तो है H7 और ये है I7, तो कौन सा पहले वाला लेंगे। और जब ये पहले वाला हो जाएगा, ये पूरा का पूरा H7 हो जाएगा, तो I7 जो इंटरप्राइज लिखे हूं कहां जाएगा? वो तो I7 का डेटा है ना, वो I7 का डेटा है और उसको हड़प लिए हम। अब अपने बगल वाला जो खेत था उसको हड़प लिए, तो उसका तो बोरिया बिस्तर फेंक देंगे, है ना। तो जब हम 2 सेल को मर्ज करोगे तो पहला वाला सेल ही रहेगा, दूसरा वाला सेल का डेटा लॉस हो जाएगा, दूसरा वाला डेटा लॉस हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ पहला वाला रहेगा। अब चूंकि अब पूरा का पूरा सेल का जो एड्रेस हो गया वो हो गया H7, तो I7 का डेटा कहाँ रहेगा? नहीं रहेगा। ठीक है, अच्छा एक तो ये हो गया, हाँ 2 चीज। तो एक मर्ज करेंगे तो पहले सेल का डेटा रहेगा, दूसरे सेल का डेटा खत्म हो जाएगा। उसके पहले वार्निंग भी दिया था, कि ऐसा नहीं कि आप करें तो दूसरा सेल का डेटा खत्म हो जाए। वार्निंग मैसेज देता है, जैसे देखो एक बार फिर करते हैं। The selection contain multiple data value. Merging into one cell will keep the upper leftmost data only. ठीक है, अगर आपको लगता है हाँ गलती हो जाएगा, मेरा डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, डिलीट हो जाएगा, तो कैंसिल करके बच सकते हैं आप। ठीक है, ओके, तो आज हमको लगता है आज यहीं तक रखेंगे क्लास को। मर्ज एंड सेंटर हो गया, मोर ऑप्शन, ठीक है वही है। और यहाँ तक किसी को कोई सवाल करना है तो पूछो। ठीक है, तो क्लोज करें सेशन। ओके, चलो फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय।